नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के विषय में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया, जैसा कि पहला देखिए ममलूक वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश, जो कि बहुत ही फेमस ट्रिक है इसको याद करने के लिए। तो देखेंगे हम लोग इसको, हम लोग पहले कैसे रखेंगे उसको देखिए। गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो, हम लोग इसको याद कर रहे हैं। गुलाब का मतलब क्या हो जाएगा आपका? गुलाम वंश, जो कि ममलूक वंश या दास वंश के नाम से जानता है। गुलाम या दास एक ही हुआ। खिले का मतलब हो जाएगा आपका खिलजी वंश, सॉरी, तो का मतलब हो जाएगा आपका तुगलक वंश, और सुंग का मतलब हो जाएगा आपका स से सैयद वंश, और लो का मीन्स हो जाएगा आपका लोदी वंश। आप लोगों को याद हो गया होगा, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, और सूंघ से मतलब स से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। आप लोग को इतना याद हो गया होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। उसके बाद से हम आज पढ़ेंगे ममलूक या दास वंश के विषय में। आप लोग नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद से हम इसे मिटाते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज ममलूक या दास वंश के विषय में। तो देखेंगे ममलूक का मतलब क्या होता है आपका? ममलूक का मतलब आपका हो जाएगा स्वतंत्र माता पिता की संतान। और दास का मतलब क्या होता है आपका? दास का मतलब हो जाएगा आपका जन्मजात दास, जन्मजात दास। और ममलूक वंश या दास वंश की स्थापना किसने किया था? स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए 1206 से 1290 ईस्वी तक यह है आपका ममलूक वंश, और जिसमें हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन, यही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हीं लोगों के बारे में हम लोग डीप में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दास वंश। तो कुतुबुद्दीन, आप लोग हमारे साथ नोट भी करते जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल
अजीज कुकी। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने दास के रूप में खरीदा था। दास के रूप में खरीदा। उसके कुछ समय पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के सेवा में आ गया। मोहम्मद गोरी के सेवा में आ गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, फखरुद्दीन अजीज कुकी। इतना आपका नोट हो गया होगा। उसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं, अपनी योग्यता के आधार पर अमीर ए अखूर का पद प्राप्त किया। इसका मतलब क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमीर ए अखूर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होगा अश्वशाला का प्रधान। आप लोग इतना नोट करिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ रहा। मोहम्मद गोरी के साथ रहा। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोग नोट कर लेंगे। पहले तो हम लोग प्रथम युद्ध देखेंगे, उसके बाद द्वितीय युद्ध देखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जो कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। उसके एक साल बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया उस समय। और 1192 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ था। आप लोग इसको नोट करिएगा। देखिए युद्ध के पश्चात, आप लोग हमारे साथ नोट भी करते जाएंगे। युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने, किस युद्ध के पश्चात, 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तो युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने
ऐबक को भारत के कुछ महत्वपूर्ण, आप लोग नोट करते जाएंगे हमारे साथ, भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया। आप लोग इतना नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। गौरी के मृत्यु के समय ऐबक दिल्ली और लाहौर और उसके अधीन प्रांतों का सूबेदार था। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो उसके बाद से इसको भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था और मृत्यु के बाद यह प्रांत इसको प्राप्त ही थे। जब इसकी मृत्यु हो गई उसके पश्चात, इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा मेरे साथ, मृत्यु के पश्चात, किसके मृत्यु के पश्चात? मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र का सूबेदार बन गया। और इसको क्या क्या प्राप्त हुआ था उस समय? दिल्ली, लाहौर, झांसी, बनारस, मतलब इत्यादि प्रांत उसको प्राप्त हुए थे उसके मृत्यु के पश्चात। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इतना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से शासन नहीं करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही अपना शासन करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जा सकता। इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसलिए इल्तुतमिश ने ही दिल्ली में ही मतलब अपना राजधानी ट्रांसफर किया और दिल्ली से ही अपना शासन करने लगा। दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली से शासन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगभग गैपिंग करके देखने को आपको मिलता रहता है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से और देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक था, जिसको उसके उदारता को देख करके लोगों ने उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो हम लोग आगे लिख देते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा,
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों में दान देने वाला। आप लोग मेरे साथ नोट कर लेंगे। हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लेंगे आप लोग। द्वितीय हातिम कहा है। आप लोग नोट कर लेंगे इसे। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास सैन्य योग्यता के साथ साथ साहित्य और कला प्रेमी भी था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसने क्या क्या महत्वपूर्ण काम और किए हैं। लिखिएगा मेरे साथ आप लोग। सैन्य योग्यता के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक साहित्य और कला प्रेमी भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम, ये कहाँ पे है? मेहरौली दिल्ली के पास, दिल्ली में ही है। मेहरौली दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम। और अक्सर आप लोग सुने होंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे बनवाया था? अजमेर में। नामक 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। आप लोग नोट कर लेंगे इसे भी। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इतना नोट हो गया होगा मित्रों। उसके बाद से इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया? प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में
कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और उसे पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने करवाया। आप लोग ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे। आपका नोट हो गया होगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, हम अगले पॉइंट को देखते हैं। 1210 ईस्वी में लाहौर में ही चौगान या पोलो 1210 ईस्वी में लाहौर में ही चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने पर अचानक मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु हो गई किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आराम शाह को। इसके बाद वाले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे आराम शाह को। तो आराम शाह मात्र 8 महीने शासन किया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में 2 मिनट और देख लेते हैं। इसका डेट कब से था? 1206 से 1210 ईस्वी। और आराम शाह का डेट कब से है? केवल 1210 ईस्वी। उसके बाद से हमारा अगला शासक कौन आता है? आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के गद्दी पर बैठा। उसके बाद से दिल्ली के जनता ने इसको आराम शाह क्या था? एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और दिल्ली के जनता ने और दिल्ली के अमीरों ने इसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। और आराम शाह को गद्दी से हटाने के लिए एक पत्र इल्तुतमिश को भेजा गया। जो कि बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार था। उसके बाद से वह निमंत्रण स्वीकार किया और दिल्ली के निकट इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया और स्वयं गद्दी पर बैठा। इसके बाद से इल्तुतमिश के विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।